आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेट के बारे में। एक ऐसी कंपनी है जो एक डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, तो इसीलिए इस कंपनी की जो प्रोडक्ट भी है वो थोड़ा सा अलग है। हो सकता है आपको समझने में या फिर नाम याद करने में थोड़ा सा अलग लगे। समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में। अगर हम सबसे पहले कंपनी की बेसिक वे में समझने की कोशिश करें, जो इसका पूरा नाम है यूनिटेट ड्रिलिंग टूल, इस तरह से इसका पूरा नाम है। अगर हम बात करें इस कंपनी का काम, कंपनी एक मैन्युफैक्चर करती है। और क्या मैन्युफैक्चर करती है? जो ऑयल ड्रिलिंग रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं ना, जो ऑयल ड्रिलिंग में जो काम होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये है कंपनी का काम। और जो कंपनी काम करती है ग्लोबल लेवल पर काम करती है, सिर्फ इंडिया लेवल पर काम नहीं करती है। इतना आप समझ लीजिए। अब अगर हम इसके बाद बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या, प्रोडक्ट की जैसे हमारी बात हुई, थोड़ा सा नाम आपको अटपटे लग सकता है, लेकिन यहाँ आप पढ़ सकते हैं द कंपनी मैन्युफैक्चर लार्ज ओडी हाई परफॉर्मेंस कनेक्टर्स, ये हैं, एंड चेजिंग पाइप्स, ये हो गई वायरलेस स्विचेस। उसके बाद अगर हम बात करें ये सारे अगर डाउन होल टूल्स जो यूज़ होता है वो सारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा ये तो कुछ प्रोडक्ट है। सेगमेंट की बात करें, 4 बिजनेस सेगमेंट है कंपनी के मेनली। अगर हम बात करें उनमें से अगर हम बात करें नेमली चेजिंग पाइप विथ कनेक्टर्स एक हो गया, वायरलेस स्विचेस, गैस लिफ्ट इक्विपमेंट्स एंड स्टेबलाइजर, ये वो 4 सेगमेंट है जहाँ पे कंपनी काम करती है। और इन 4 सेगमेंट के ये वो प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड वाला जहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो कुछ आपको रफ आइडिया लगा होगा, अदरवाइज आप इंडस्ट्री समझ गए होंगे कि ऑयल ड्रिलिंग में जितने भी जो टूल्स यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी की, अगर हम यहाँ पे बात करें, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इसके। 2 तो हैं विच आर 2 आर लोकेटेड इन नोएडा, और उसके बाद बात करें कच्छ गुजरात में है। और रिसेंटली अगर हम बात करें इन्होंने एक और किया है मुंद्रा गुजरात में। तो इस तरीके से ये है इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद बात करें जिस फील्ड में काम करती है तो उसी से रिलेटेड इनके क्लाइंट भी हैं, यानी ओएनजीसी की बात करें, जिंदल की बात करें, वेलस्पून, ऑयल इंडिया, क्योंकि उसी सेक्टर में काम करती है ऑयल रिलेटेड से चीज़ें, तो वही हैं इनके क्लाइंट आपके सामने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, कुछ चीज़ें हम देखिए, 16+ इस कंट्री में प्रेजेंस बनी है इसकी। और अगर हम बात करें यूएसए, यूके, इंडोनेशिया, यूएई, ओमान, मलेशिया, हर जगह इस कंपनी के एज ऑफ नाउ प्रेजेंस बनी हुई है। एक चीज़ ये रही। और अगर हम बात करें लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कब? 1986 में। लेकिन अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें 2020 में, तो तब से 2020 में एनएससी पे लिस्ट हुई है। कुछ बेसिक डिटेल ये हो गई। और उसके बाद 35 साल हो चुके हैं इस कंपनी को इस बिज़नेस में, तो कोई नई कंपनी बिल्कुल नहीं है काम करते हुए। आगे अगर हम इस कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ की अगर हम बात करें, मेनली ग्लोबल लेवल पर काम करती है। और जिस फील्ड में काम करती है ऑयल रिलेटेड चीज़ों में, तो वहाँ पर इनका जो फोकस है इंक्रीज रजिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि मेनली काम ऑयल का वहीं होता है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे सो दैट बाकी चीज़ों को अपना बाकी और वहाँ का भी बिजनेस ले पाएँ। ये फोकस है। एडिंग फुटप्रिंट साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, वहाँ पर सेम वही है, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रेजेंस को और बढ़ाना चाह रहे हैं। और बाकी बात करें सो दैट अपनी जो कैपेसिटी है उनको बढ़ा पाए, एक्सेलरेट कर पाए। ये कुछ है इनके फ्यूचर प्लान्स। इसके बाद अगर हम बात करें जो एनएससी पे लिस्ट हुई है 2020 में, तब से अगर बात करें एक साल में 103% के रिटर्न दिया है, जिसे आप काफ़ी अच्छा कहेंगे, मेरे हिसाब से बुरा नहीं कहेंगे। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं रिटर्न को ड्राइव किसने किया। इसके लिए आपको नज़र डालनी होगी इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट पे। आपके सामने है नेट इनकम कितनी बड़ी है वाई बेसिस पे, 41%। ईबिटा की बात करें 30%। ऑर्डर बुक की बात करें, ये है इनकी ऑर्डर बुक, ये आप देख लीजिए 7,000 लाख की। एंड उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे पिबिट बोलते हैं, उसमें भी जंप है। पैट की बात करें 8%। और इन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी दिया था, सेकंड इंटरिम डिविडेंड 9% के आसपास, जो था 0.90। तो काफ़ी अच्छा इस कंपनी के फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटली जो Q3 के जो नंबर्स हैं वो आपको ठीक देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ों को हम कवर करते हैं यहाँ पर। ये हैं इसके कुछ स्कोर कार्ड के ऊपर भी अगर हम फोकस करें, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए पैट 18, 19, 20, 21 और बाकी इस 20 के क्वार्टर के 21 के, तो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। सिर्फ पैट के ऊपर ध्यान दीजिए, 127 से लेकर फिर होते होते ये कहाँ पहुँच गया था 150 के,
और बीच में ये और भी ज़्यादा हुआ था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर FY21 तो 327 हो चुका है, इसमें आपको जंप देखने को मिल रही है। और मार्जिन का इशू काफ़ी आता है, इस कंपनी के मार्जिन भी देख लिए 18 में 17, फिर 16, 39, 22, तो मार्जिन में भी कोई वैसे डिप नहीं है। और उसके बाद 44 हमको देखने को मिलता है Q1 जून 21 में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी के मार्जिन भी आपको निकल के आ रहे हैं ठीक ठाक से, वैसे कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा अभी तक। आगे बात करते हैं, अब क्वार्टरली नंबर पे एग्जैक्टली देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। सेल्स की बात करें, चारों क्वार्टर के नंबर आपके सामने हैं। 47 से हो चुका है 46, वीक में जिगजैग रहा, तो कुल मिला के उसी के बीच में रहा, नेगेटिव नहीं रहा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात, जो 5 पहुंच गया था वो 19 पहुंचा, बीच में 22 भी गया था, उसमें आपको थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस पर। नेट प्रॉफिट 4 से हो चुका है 13, तो यहाँ पर भी आपको क्वार्टरली नंबर में आपको अपमूव ही देखने को मिल रहा, कोई वैसी डी ग्रोथ नहीं दिख रही है। आगे बात करते हैं ईयरली पे क्या हुआ एग्जैक्टली। ऑल दो हमने देख लिया 18 से, लेकिन फिर देखे 73 से 172, इस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 4 सालों में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 से 67, नेट प्रॉफिट 13 से 46, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि पिछले 4 सालों में अच्छा जंप हुआ है, डबल ट्रिपल भी हुए हैं चीज़ें। 13 से 46 हुआ है, उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17 से 67 हुआ है, यानी डबल ट्रिपल भी चीज़ें हुई हैं। क्या कहेंगे आप इसे, ठीक ठाक से ग्रोथ ही कहेंगे। आगे समझते हैं इस कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, वो भी आप देख लीजिए। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें 33 5 साल में, 3 साल की बात करें 25 और 1 साल में सेल्स काफ़ी अच्छी है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 38, 37, और यहाँ पर इस साल आपको ग्रोथ में आपको नेगेटिव या फिर डिप नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये है इसके नंबर। अदरवाइज देखा जाए तो आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। आगे बात करें ROE और ROC भी बात करें 21, 23, 18 ये अच्छा है, 23, 26, 21, तो ये भी अगर देखा जाए ROE ROC भी इस कंपनी के अच्छे पैरामीटर पर आते हैं, जो 20 से एटलीस्ट ऊपर है। और बाकी भी ऐसे कोई टेंशन की बात है नहीं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास है 74, अभी भी 74, तो प्रमोटर के पास मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। FIs की बात करें, ज़्यादा होल्डिंग है नहीं है, नॉट इवन 1%, ना ही FIs बुलिश है ना ही DIS। ये एक इसके लिए इस कंपनी का एक ड्रॉ, एक कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है कि स्मार्ट मनी ज़्यादा इसमें एज सच या फिर अभी तक तो इन्वेस्टेड नहीं है। उनके रेडार पर ज़रूर है, धीरे धीरे करके यहाँ आप देख सकते हो 0.28 से 0.78 ज़रूर किया है। लेट्स सी आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर में किस तरह से बढ़ाते हैं अपनी होल्डिंग को या फिर इसको भी हटाते हैं। इसके बाद पब्लिक ऑलरेडी इसमें पब्लिक के नज़र में है, 25% के आसपास पब्लिक का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये अभी देखा जाए तो वैसे तो प्रमोटर के पास ज़्यादा है, लेकिन FIs DIS अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं बन रहे हैं अभी तक। लेकिन दूसरी जो नेगेटिव चीज़ है, अभी तक अगर हम बात करें 2.67% प्लेज भी रखा है प्रमोटर ने, यानी प्रमोटर के पास इतने हैं, इनमें से इतना परसेंट प्लेज भी है। तो ये एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि प्रमोटर इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ वीकनेस है, एक तो FIs DIS का ना होना और उसके बाद प्लेजिंग, ये है दो इसके नेगेटिव पॉइंट अभी तक। आगे बात करें 0.10 है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, और डेट है कितना 18, यानी 18.5 करोड़ के आसपास, और कैश कंपेयर करें उतना नहीं है। तो जो चीज़ वीक है वो आपके सामने, बिल्कुल सामने है, एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में और इसके कैश और डेट के फॉर्म में। आगे अगर हम बात करें डिलीवरी की बात करें, इंडस्ट्री की पी चल रही है 50 के आसपास, स्टॉक का चल रहा है 21 के आसपास, वहाँ से आपको फेयरली वैल्यूएशन पे अभी तो मिल रहा है। EPS करेंगे जिस तरह से हमने ROE ROC देखे थे 20 के ऊपर, ये भी उसी लेवल के आसपास है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 0.5% 0.52 0.42 के आसपास देते हैं, यानी ऐसा नहीं कि ज़ीरो डिविडेंड आपको देती है। तो ये है इसके कुछ अगर हम बात करें वैल्यूएशन। अदरवाइज जब आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो अच्छे से समझिएगा कंपनी का बिजनेस मॉडल को पहले समझिएगा, कुछ आपको आइडिया लगा होगा, कुछ वैल्यूएशन के ऊपर आपने यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की, कुछ आपको अंदाज़ा लगा होगा। अदरवाइज एक ऐसी कंपनी है जिसको सही वैल्यूएशन पे, सही टेक्निकल के बेसिस पे अगर प्ले किया जाए तो चार्ट पे जब आप इसको देखेंगे तो स्विंग काफ़ी अच्छे देती है आपको, यानी स्विंग ट्रेड बड़ा ही अच्छा देती है और आपको एक क्विकली मुनाफा देती आई है पास्ट। जब इसका चार्ट देखेंगे, एज ऑफ नाउ का चार्ट भी देखेंगे तो वापस से वही ट्रेंड कंटिन्यू आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट में डिप थी और मार्केट भी नीचे था, अब जाके मार्केट में रिकवरी आई तो शेयर भी उसी तरह से रिकवर करा, नज़र पर रख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रहेंगे इस शेयर के रिलेटेड, क्योंकि ये जो काम करता है सेक्टर, ये ऑयल रिलेटेड चीज़ों से काम करता है, समवेयर वो भी इफेक्ट होगा, उसी तरह से इसका बिजनेस होगा, इसलिए आपको उस तरह से सोचना होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ क्वेरी है तो बताइएगा। थैंक यू।